तो ये हमें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 है हमारी, ऊपर वाली तीनों थ्योरीज है उसके बेसिस पे इसमें अलग अलग थ्योरीज में हमें केस स्टडी दी हुई है फुल फ्लैज की। हमने जो ऊपर ट्रेड थ्योरी, कंसिस्टेंसी, बिहेवियर थ्योरी स्टडी की है, अगर उसमें से हमें ये सिचुएशन अराइज होती है तो हमने उस पर कैसे आंसर देना है। तो इस केस स्टडी को हम 10-15 मिनट्स प्रॉपर देके समझेंगे कि एग्जाम में जब आपके सामने कोई केस स्टडी आएगी तो आपने सबसे पहले उसके क्वेश्चन को स्टडी कैसे करना है, कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने, अपने दिमाग में रखने हैं कि बेसिकली इस केस स्टडी हमें क्या कह रही है। फिर हमने स्टेप बाय स्टेप वहां पे करना है, क्योंकि अगर तो आपने जो ट्रेड ये तीनों थ्योरी स्टडी की हैं, अगर तो आप इन तीनों थ्योरीज को एज इट इज अपने एग्जाम में लिख दोगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इंटेलिजेंस लेवल चेक किया जाता है। अब आप लोग एक प्रोफेशनल लेवल पे एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, एक प्रोफेशनल लेवल एग्जाम अटेम्प्ट है आपका, तो वहां पे वो ये चेक करते हैं कि आपने जो स्टडी किया है उसको किस हिसाब से स्टडी की है, कि उसको आप अपनी जो नॉलेज है उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो केस स्टडी लिखने का सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है वो है कम्युनिकेशन, कि आप अपनी रियल लाइफ में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हाउ यू कम्युनिकेट। आपने बस उसी को एक सिंपल लैंग्वेज में अपना आंसर में लिखना है, कि आपने खुद को उस पर्सन की पोजीशन पे रख के, कि अगर आप उस केस स्टडी में वो पर्सन की पोजीशन पे होते और आप एक सामने वाले को कम्युनिकेट कर रहे होते तो आप वो कम्युनिकेशन कैसे करते हो, 2 वे कम्युनिकेशन और 2 वे क्वेश्चन आंसर्स, कि आप क्वेश्चन कुछ पुट कर रहे हो या सामने वाले को आपको मोटिवेट करना है तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। आपको कहीं भी अपने एग्जाम में कोई टेक्निकल लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करोगे कि आप डे टू डे लाइफ में कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, वही आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। और जो सेकंड पॉइंट अपने याद रखना अपना केस स्टडी करते टाइम, कि आपको वो पैराग्राफ्स में लिखनी होगी। स्टडी आपको हमेशा पैराग्राफ्स में अटेंड करना है, क्योंकि पैराग्राफ्स किसी भी पर्सन के लिए लिखना और पढ़ना, उसको समझना, उसको गो थ्रू करना इजी रहता है। तो हमेशा आपको पैराग्राफ्स में लिखना है। अब आप कितने पैराग्राफ्स में लिखोगे, आपका क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, ये डिपेंड करता है बच्चे आपके क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो 5 पैराग्राफ्स, 4 या 5 पैराग्राफ्स। अगर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो आप उसका हाफ कर लो, उसके नियर अबाउट आपको लिखना है, कि उतने पैराग्राफ्स में आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। वहां पे कि पैराग्राफ्स में एक तो वो चीज अच्छी प्रेजेंट होती है और अच्छे से हम उसको किसी सामने वाले पर्सन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। अब हर पैराग्राफ कितनी लाइंस का होना चाहिए, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 to 5 लाइंस का, कि बहुत बड़ा नहीं लिखना कि हाँ कि हमने बहुत लेंथी एक पैराग्राफ को कर दिया। मिनिमम 1 और 2 लाइंस, मैक्सिमम 4 और 5 लाइंस। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन स्टडी करते हैं। सबसे पहले कि हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सब हमारे सामने सिचुएशन है, बिफोर टेकिंग अप पोजीशन एज अ हेड एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ QRS, कि QRS हमारी एक कंपनी है, वहां के हेड एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई पर्सन है, उसकी बात हो रही है। टी हैड एंजॉयड, किस पर्सन को हमने कम्युनिकेट करना है, टी हैज एंजॉयड अ करियर इन द आर्मी, मतलब उसकी ओल्ड जॉब क्या थी, वो थी आर्मी में। कि ओल्ड जॉब क्या थी, वेयर शी हैड अटेंडेड द रैंक ऑफ मेजर, मेजर का रैंक था यानी कि हायर पोजीशन थी। टी ने पहले कहाँ वर्क किया, आर्मी में, ऑन हायर पोजीशन, मेजर रैंक पे। और अब उसकी क्या पोजीशन है, अब भी वो हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट है। द मिलिट्री स्टाइल ऑफ कमांड हैड सूटेड टीज पर्सनैलिटी, कि जो टी की पर्सनैलिटी थी वो उसको सूट करती थी जो मिलिट्री का स्टाइल हो। अब यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि कौन सी थ्योरी की बात करें, कि टी जो एक पर्सन है वो ओल्ड जॉब थी उसकी आर्मी की, तो वो अपनी ओल्ड जॉब में किस थ्योरी को, मतलब क्या स्टाइल था उसका थ्योरी का, वो था कमांड देने का, ऑटोक्रेटिव था, कमांड देने का था उसकी पर्सनालिटी। वही उसकी पर्सनालिटी है जो मिलिट्री का स्टाइल था। क्योंकि देखो मेजर रैंक का बंदा है तो वो डिसीजन मेकिंग खुद ही करेगा, किसी से बात तो करेगा नहीं, ठीक है ना। मिलिट्री है, मिलिट्री में वैसे ही स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होती है, तो वो ऑटोक्रेटिक नेचर्स का था कि मैंने कमांड दी और सामने वालों ने काम कर दिया, तो उसकी पर्सनालिटी क्या थी, कमांड देने वाली।
तो मेजर रैंक का पर्सन है, यहाँ से हमें ये भी क्लियर हो रहा है कि उसने बहुत साल आर्मी में काम किया होगा। कोई भी पर्सन सीधा इतना मेजर रैंक पे तो चला नहीं जाता, तो उसने वहां पे काफी देर काम किया, तो ऑब्वियस है कि उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज आ गई। शी इज बाय नेचर एन असर्टिव काइंड ऑफ इंडिविजुअल, कि वही उसकी कमांडिंग नेचर थी। सो गिविंग ऑर्डर, कि अगर हमें कुछ करवाना है तो उसकी नेचर में ही ये चीज है कि कमांड देके किसी काम को करवाना। आर्मी के बाद उसने नई पोजीशन ज्वाइन की, न्यू पोस्टली हेड ऑफ फाइनेंस। तो ये क्लियर था कि उसके लिए वो इजी नहीं होगा, क्योंकि जब हम आर्मी से निकल के जहां पे हमने बहुत साल काम किया, किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में आए, तो दोनों की वर्किंग ही अलग है। She has found that her previous style of management has not been well received by her new staff, कि जब उसने आर्मी से आके यहाँ पे भी कमांडिंग नेचर रखी, तो उसने देखा कि उसका जो स्टाफ है वो स्टाइल को पसंद नहीं कर रहा। Her enthusiasm from improving the ways things are done in the department is not matched by that of her staff, कि स्टाफ को उसकी कमांडिंग नेचर पसंद नहीं आई। In fact, if anything, an air of resentment seems to exist in the department. More generally, T is finding it difficult, T के लिए बहुत difficult हो गया ऑपरेटिंग करना ऐसे इन्वायरमेंट में जब उस सारे पर्सन उसकी स्टाइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। In her view, so much time seems to spend in meetings and consultation generally that she wonder how the organization managed to compete in the marketplace. उसको क्या लगने लगे, देखो बच्चा, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उसका मीटिंग्स में टाइम तो जाएगा ही जाएगा ना, कि पर्सन्स का मीटिंग्स होगी तभी हम आगे फर्दर कमांडिंग देंगे। बट उसको लगता था कि जैसे आर्मी में था कि इतनी लंबी लंबी मीटिंग्स मत करो, बस कमांड दी और डन हो गया। तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, ऐसे हो रहा है, इस वजह से उसको दिक्कत आ रही है। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, यूजिंग एनी अप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल, की जो हमने 3 थ्योरी स्टडी करी, हमें उसको बताना है कि कौन सा स्टाइल तुम्हारे लिए ठीक होगा। राइट एन ईमेल टू टी एक्सप्लेनिंग वाई शी इज एक्सपीरियंसिंग द डिफिकल्टीज, हमें उसे बताना है कि उसे डिफिकल्टीज आ क्यों रही हैं। डिस्क्राइब इन हर न्यू पोस्ट, की उसकी न्यू पोस्ट में उसको क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, और उसको एक रिकमेंडेशन देना, एक मोटिवेट करना और उसको सजेशंस देना कि वो कौन सा स्टाइल अप्रोप्रिएट रहेगा। तो ये क्वेश्चन की जो केस स्टडी है वो 15 मार्क्स की है यहाँ पे। तो 15 मार्क्स में मतलब आपको 6 to 7 या फिर 7 पैराग्राफ्स लिखने होंगे। ये आपके की हाईलाइटेड एरियाज हैं, जिनको मैंने क्वेश्चन की केस स्टडी करते करते ही हाईलाइट कर लिया, कि वो हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट में आर्मी में उसने काम किया है, मेजर रही है वो वहाँ पे, और उसकी पर्सनैलिटी हमें यहाँ से पता लगे कमांडिंग नेचर है, जो कि उसके स्टाफ को पसंद नहीं आ रही। तो अब हमें इसका आंसर ड्राफ्ट करना है, इसी हिसाब से करना है कि हम टी को एक सजेशन दें, मोटिवेशन दें, कि ऐसा ना हो कि उसे हमारी बात सीधा हम बोल दें कि अरे तुम्हारा तो ऑटोक्रेटिव नेचर है, कमांडिंग नेचर है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम उसको चेंज करो। यहीं से ही हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स पता लगेगी कि हमें उसको बताना तो है कि हाँ तुम्हारी जो नेचर है वो कमांडिंग है, तुम उसको चेंज करके अदर स्टाइल फॉलो करो। कौन सा स्टाइल फॉलो करो, हमें क्वेश्चन से पता लग रहा है उसको कौन सा स्टाइल फॉलो करना चाहिए। उसको मे बी डेमोक्रेटिक स्टाइल फॉलो करना चाहिए, कि जहाँ पे वो लोगों से सजेशंस भी ले और उनसे बात भी करे। तो इस हिसाब से उसको थोड़ा अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमें उसको सजेस्ट करना है, बट हमें सजेस्ट इस वे में करना है कि वो कम्युनिकेशन ना तो ज्यादा रूड लगे और ना ही वो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कि प्रोफेशनली रखनी है। अगर आप किसी पर्सन को, जैसे यहाँ पे बोला ईमेल, अगर आप किसी पर्सन को ईमेल कर रहे हो या लेटर लिख रहे हो, कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, तो आप उसमें फॉर्मल तो रहोगे ही। जैसे हम रिपोर्ट्स करते हैं तो फॉर्मल बात करते हैं, थोड़ा बहुत आप उसमें इनफॉर्मल वे भी, लिटिल बिट आप उसमें इनफॉर्मल वे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो पर्सनल मेल और पर्सनल लेटर आप किसी पर्सन को लिख रहे हो। अब हम देखते हैं कि इस थ्योरी में कैसे ड्राफ्ट किया हुआ और कैसे हमने उसका आंसर देना है। सबसे पहले जो हमारा जहाँ पे पॉइंट है वो है कि हम लिख रहे हैं ईमेल। आप जो भी लिख रहे हो सबसे पहले उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मेंशनिंग जरूरी है कि आप ईमेल लिख रहे हो या लेटर लिख रहे हो। तो आप ईमेल लिख रहे हो, ईमेल किसको लिख रहे हो, टू
किसको सेंड करनी है आपको, किसको वो करना है, वो हमें क्वेश्चन में मेंशन है टी। फ्रॉम कहाँ से जा रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट यहाँ पे कुछ भी पर्सन हो सकता है, आपकी अपनी उस पर डिपेंड करता है। कोई कंसल्टेंट हो सकता है, सिर्फ मैनेजर हो सकता है, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्योंकि वहाँ पे हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट लिखा था, तो यहाँ पे अकाउंट्स मैनेजर भी लिख सकते हो आप, या कुछ भी लिख सकते हो। डेट, जो आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी है वो आपको अपनी एग्जाम की डेट मेंशन करनी है। और जो सब्जेक्ट भी पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा कि वो क्या सब्जेक्ट लिख रहा है, बट सब्जेक्ट ज्यादा नॉट लेंथी, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जिसको पढ़ के हमें पता चले कि हम उस ईमेल में क्या लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है कि हमने उसको बताना है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है यहाँ पे, कि हमें उसे बताना है कि आपका ये स्टाइल है और आपको इस स्टाइल से अदर स्टाइल में धीरे धीरे कन्वर्ट करना है ग्रेजुअली। क्योंकि कोई भी पर्सन जिसने वहां पे लंबे समय तक काम किया वो सडन ही यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे नहीं आ सकता उसका स्टाइल, उसको स्लोली ग्रेजुअली अपना स्टाइल चेंज करके आना पड़ेगा। तो मैं फिर बोल रही हूँ, ये जो आंसर है आपको इसको मेमोराइज नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है कि हम उसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं क्वेश्चन में किसी केस स्टडी को। क्योंकि लैंग्वेज, हमारी कम्युनिकेशन करने का स्टाइल पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। आपको सिर्फ एक अच्छे उसमें वो चीज दिखानी है कि आपने उसको कैसे कम्युनिकेट करना है। अब अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ की बात करूं तो उसमें लिखा है मैनेजमेंट स्टाइल इज कंसर्न्ड विद हाउ अ मैनेजर डील विद सबऑर्डिनेट्स। देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट मॉडल्स बट वन दैट इज कॉमनली यूज्ड इज दैट ऑफ लिविंग। सबसे पहले हमने उसको क्या बोला है कि हमने उसको, ऐसा नहीं कि मैंने ईमेल लिखी और उसको फटाफट बोलना शुरू कर दिया, अरे तुम तो ऑटोक्रेटिव यूज करते हो, ये स्टाइल गलत है, तुम तो रॉन्ग हो, तुम्हें वहां से शिफ्ट करना चाहिए, तुम खुद को चेंज करो। नहीं, हमें उसको मोटिवेट करना है, उसको डीमोटिवेट नहीं करना कि वो जॉब ही छोड़ के भाग जाए। एक अच्छे लीडर की यही क्वालिटीज हैं कि हमने उसको कम्युनिकेट कैसे करना है, कि उस पर्सन को उसकी गलती बतानी है बट उसको बहुत लाइट वे में कन्वे करना है। तो हमने सबसे पहले अपने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या किया, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में उसको बताया कि मैनेजमेंट के जो स्टाइल हैं वो अलग अलग रहते हैं, कि आप एक स्टाइल अगर नहीं चल रहा तो अदर स्टाइल फॉलो कर सकते हो, और उसको बताया कि जो कॉमन जो यूज होता है वो स्टाइल कौन सा है। यूजिंग लिविंग कंक्लूजन यू शुड बी डिस्क्राइब्ड एज अडॉप्टिंग एन ऑटोक्रेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। हमने उसको बताया कि आप जो स्टाइल, अब हमने उसको बताया कि वो कौन सा स्टाइल यूज कर रही है, व्हाट शी इज यूजिंग, कि वो कौन सा स्टाइल अडॉप्ट कर रही है, वो कर रही है ऑटोक्रेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, कि जिसमें हमें कमांड देनी पड़ती है। दिस मीन्स दैट यू आर टेलिंग द सबऑर्डिनेट्स व्हाट टू डू, कि तुम अपने सबऑर्डिनेट्स को आप बता रहे हो कि हमें कैसे करना है। दिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, हमने उसकी तारीफ भी करनी है कि भाई ये नेचुरल है, कि ऐसा नहीं कि तुम्हारी कोई गलती है, ये नेचुरल है कि तुम जिस जगह से आई हो उस जगह पे ये स्टाइल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, बट अब वो एरिया चेंज हो गया तो आपको का स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। दिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्ली कम्स नेचुरल टू यू। क्यों आएगा, क्योंकि आपने आर्मी फोर्स में काम किया, आर्मी में काम किया है, तो सबऑर्डिनेट्स आर ट्रेन टू नोट क्वेश्चन, कि वहां पे जो रिलेशन ही ऐसा होता है मेजर और सबऑर्डिनेट्स का, कि स्टिकनेस ही ऐसी होती है कि आपने सबऑर्डिनेट्स को वहां रेडी ही इस हिसाब से किया जाता है कि वो नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन अराइज नहीं करते कि आपने ये आंसर क्यों, आपने ये हमें कमांड क्यों दी। सिंस यू हैव स्पेंट अ लॉन्ग टाइम, अब ये मुझे कहाँ से पता चला लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो आर्मी में मेजर है, तो आपको केस स्टडी करते टाइम अपने क्वेश्चन को, अपनी केस स्टडी को इतने अच्छे से समझना है, उस पर 1 और 2 मिनट्स एक्स्ट्रा देके उसको ग्रैब करना है कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। तो मुझे कैसे पता चला कि वो लॉन्ग टाइम से उस एनवायरनमेंट में काम करी, क्योंकि कोई भी पर्सन सीधा मेजर नहीं बन जाएगा। तो ये ठीक है कि वो प्रमोशन लेके प्रमोट होके मेजर पे आई, तो वो काफी लंबे टाइम से काम कर रहे थे। तो यहाँ पे बोला अंडरस्टैंड करते हैं हम कि आपका जो स्टाइल है आप उसके यूज टू हो गए हो। तो हमने सेकंड पैराग्राफ में उसको ये बताया कि आप अपना कौन सा स्टाइल फॉलो कर रहे हो।
नेक्स्ट हमने उसको बताया दैट वर्कर दैट आर यू आर सुपरवाइजिंग इज इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हमने बताया कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि वर्कर्स आपसे क्या डिमांड करते हैं। द वर्कर्स कि यहाँ पे जो आप वर्कर्स को कर रहे हो, कमांड कर रहे हो, वो प्रोफेशनली खुद क्वालिफाइड पीपल हैं, वो खुद भी अपना टास्क कर सकते हैं विदाउट अ ग्रेट डील ऑफ सुपरविजन। कि जो वर्कर्स हैं वो आपसे क्या डिमांड करते हैं, कि वो क्या चाहते हैं कि हम खुद कैपेबल हैं, आप हमें से कमांड मत दो, क्योंकि हर कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो पर्सन तो कैपेबल ही रखे होंगे, तो उनको इतनी सुपरविजन की जरूरत नहीं है। विद दीज काइंड ऑफ वर्कर्स an autocratic style is unlikely to successful since the worker will resent the reduction in the amount of decision making they are allowed। कि वो जो decision making लेते थे आपने उसको कट कर दिया, तो ये स्टाइल पॉसिबल नहीं है। You may find it more useful, हमने उसको बताया कि आपको कौन सा स्टाइल, सजेशन दी हमने यहाँ पे कि आपको कौन सा स्टाइल बहुत पोलाइट वे में, बहुत एक अच्छे से हमने उनको कन्वे किया कि आपको डेमोक्रेटिक स्टाइल फॉलो करना चाहिए। जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है वो यहाँ पे आपका सूटेबल रहेगा, आप उसको फॉलो कीजिए। दिस शुड लीड टू कि यू फाइंड इट मोर डिफिकल्ट, कि डेमोक्रेटिक स्टाइल आपका यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एम्प्लॉय से जो आप डिसीजन ले रहे हो वो आप एम्प्लॉय से भी डिस्कस करके चलो, उसको इम्पोज ना करो। दिस शुड लीड टू ग्रेटर वर्कर कंटेनमेंट विद रिजल्टिंग गेन इन प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले पैराग्राफ में हमने क्या देखा, सबसे पहले पैराग्राफ में हमने उनको बताया कि मैनेजमेंट के अलग अलग थ्योरीज रहती हैं। नेक्स्ट हमने बताया कि आप कौन से यूज कर रहे हो, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। ये बेसिकली यहाँ पे हमने प्रॉब्लम बताई कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। यहाँ पे हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी सजेशंस दिए। देयर विल प्रोबेबली अ नंबर ऑफ डिफिकल्टी इन चेंजिंग इन सिचुएशन मैनेजमेंट स्टाइल। हमने उनको बोला कि आपको मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो चेंज करने में डिफिकल्टी तो आएगी, डिफिकल्टी आएगी। यू आर यूज टू डूइंग थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ आर्मी में, यहाँ पे हमने उनको चेंज करने के लिए बोला कि आपको डिफिकल्टी आएगी क्योंकि आप उसमें बहुत सक्सेसफुल थे, रैंक ऑफ मेजर था आपका। हमने यहाँ पे उसकी प्रेस की कि आपका वहाँ पे रैंक ऑफ मेजर था, आपको उसको सॉल्व करने में नो डाउट डिफिकल्टी आ रही है स्टाइल चेंज करने पे, आप नेचुरली उस चीज़ पे हो गए हो कि आप उसमें कंफर्टेबल हो गए हो। अनदर फैक्टर दैट कुड कॉज प्रॉब्लम इज द पोटेंशियल फॉर यूज टू फील दैट यू आर लूजिंग फेस बाय चेंजिंग टू सूट योर सबऑर्डिनेट्स। की आपको लगता है कि हाँ अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स की बात मानोगे तो आपकी पोजीशन यहाँ पे लॉस होगी। यू माइट क्वेश्चन द इफेक्ट दिस विल हैव ऑन योर अथॉरिटी बोथ नाउ एंड इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी अथॉरिटी फ्यूचर में चेंज होगी। वो कह रहे हैं व्हाट हैपन इफ दे डिसलाइक समथिंग एल्स विल यू एक्सपेक्ट टू अडैप्ट टू देम अगेन। कि आपको लग रहा है कि उन्हें ये ना पसंद आया तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे मेरा स्टाइल चेंज करते रहना पड़ेगा। तो आपको ऐसा भी लग रहा है कि मैं सीनियर हूं तो मैं क्यों उनकी बात मान के हर बार खुद को चेंज करो। ऑल्दो देयर आर मेनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज सराउंडिंग दिस चेंज इन द स्टाइल दैट यू आर कि सराउंडिंग दिस चेंज इन द स्टाइल दे आर नॉट इंसर्मोंटेबल, यू मे हैव टू ग्रेजुअली चेंज योर स्टाइल। कि हमने उनको वे बताया सेकेंड पैराग्राफ में कि आप उसको ग्रेजुअली चेंज करो, या फिर किसी अपने सीनियर पर्सन से कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो आपके हैं सबऑर्डिनेट्स उनको साथ में लेके चलो, इन्वॉल्व करके चलो चीज़ों में, और ग्रेजुअली कि धीरे धीरे अपना स्टाइल चेंज करो। नेक्स्ट हमने बताया कि एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन वुड बी इन्वॉल्व। हमने ऐसा नहीं कि आपने किसी को सिचुएशन दी, आपने एक सॉल्यूशन दे दिया। यहाँ पे हमने उनको सेकंड मतलब एक और सिचुएशन दिया, अदर सॉल्यूशन भी दिया, क्योंकि आप अगर किसी को अल्टरनेटिव दे रहे हो तो आपको वन और मोर अल्टरनेटिव्स देने पड़ेंगे। मोर अल्टरनेटिव्स, ऐसा नहीं है कि एक अल्टरनेटिव दे के बस कर दिया। कि आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जूनियर से एडवाइस नहीं लेना चाहते तो आप सेम रैंक के सीनियर पर्सन से डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि आप किसी और डिपार्टमेंट के पर्सन, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, परचेज डिपार्टमेंट है, उनके पर्सन से एडवाइस ले लो कि क्या
वो कैसे डील कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, वो कौन सा डेमोक्रेटिक स्टाइल कैसे कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व, तो उनसे भी सीख सकते हो। दिस वुड इन्वॉल्व विद द, या पे किसी को मेंटर बना के उनसे अपनी प्रैक्टिकल वेज में हेल्प ले लो। The above measures are likely to be unsuccessful unless you recognize that it is in your interest as well as the interest of subordinates। कि हमने उनको बोला कि आप जो ऊपर मेजर्स हम आपको बता रहे हैं ये अनसक्सेसफुल रहेंगे जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके सबॉर्डिनेट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कंपनी टू कंपनी स्टाइल चेंज करना पड़ता है, सिचुएशन टू सिचुएशन। कि पहले आप आर्मी में थे, अब आप इस कंपनी में आ गए, तो ये आपके भी इंटरेस्ट में है और सबके इंटरेस्ट में है। बच्चा जो नेक्स्ट ये जो लाइन है ना, ये जो आपकी नेक्स्ट लाइंस लिखी हैं, नेक्स्ट लाइंस को मैंने हाईलाइट किया है। इन लाइंस को आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपने कोई लेटर, कोई ईमेल लिखना है तो आपने ये लाइंस नीचे मेंशन करनी है। तो प्लीज मेमोराइज दीज लाइंस। क्या लिखा है? आई होप यू हैड फाइंड द अबव हेल्पफुल, कि जो हमने ऊपर आपको लिखा है वो आपको हेल्प रहेगा। और आप फर्दर भी अगर हमसे टच में रहें, डू नॉट हेजिटेट टू गेट इन टच इफ यू रिक्वायर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, एनी अदर सजेशंस, एनी अदर प्रॉब्लम से रिलेटेड भी आप हमसे लिंक में रहें। तो हमने इसमें क्या देखा कि हमने जो स्टडीज की हैं, थ्योरीज, जो हमारा हमने 3 थ्योरी स्टडी की हैं, उनको हमने कैसे यूज किया है, उन स्टडीज को कैसे हमने उन स्टडीज से अपनी बात को रिप्रेजेंट किया है, कम्युनिकेट किया है। आपको क्वेश्चन देख, अगर आपको तीनों थ्योरीज की कंसेप्ट क्लैरिटी है कि ट्रेड थ्योरी क्या है, डेमोक्रेटिक थ्योरी क्या है और मेरी ट्रेड थ्योरी क्या, बिहेवियर थ्योरी क्या है और मेरी कंसिस्टेंसी थ्योरी क्या है, तभी आप केस स्टडी को समझ के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है, अप्लाई कौन सी आपको थ्योरी करनी है। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा जो हमने 3 थ्योरीज की डेफिनेशन स्टार्ट की थी, वो टॉपिक हमारा क्लियर होता है, उस खत्म होता है। उसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का। इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उसमें हम देखेंगे कि कैसे मतलब लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या लिंक है और कैसे वहाँ पे हमें इस अपनी इंटेलिजेंस को वहाँ पे अप्लाई करना है, कि क्या लीडरशिप और मैनेजर सेम है या कैसे हैं। ये अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास बच्चा।